एक लड़की घर से गायब हो जाती है। उसके बाद उसके घर वाले उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर को उसको ढूंढने के लिए भेजा जाता है, यानी कि एक इंस्पेक्टर को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि इस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढे। उसके बाद वो लड़की उस इंस्पेक्टर को मिल भी जाती है और वो उसको लेकर उसके घर पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उस इंस्पेक्टर के घर पे ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर के पुलिस डिपार्टमेंट में भी शोर मच जाता है कि ये इतनी बड़ी रैंक का इंस्पेक्टर इतनी छोटी हरकत आखिर कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों, जब इंस्पेक्टर उस लड़की को वहाँ से ढूंढ के उसके घर तक लेकर आता है, तब तक का समय उस लड़की के जीवन का सबसे जिल्लत भरा समय होता है। और आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ था कि ये समय उस लड़की के लिए सबसे जिल्लत भरा समय था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर की। और कानपुर में ही एक पुलिस थाना लगता है जिसका नाम है रेल बाज़ार। और रेल बाज़ार के थाने के अंतर्गत एक एरिया आता है जिसका नाम है फैतुलगंज। दरअसल यहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें कि एक माँ होती है और उसके 5 बच्चे होते हैं, जिनमें कि 3 बेटे होते हैं और 2 बेटी होती हैं। और इनमें से एक बेटी, जो कि छोटी वाली बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी, वो लड़की 22 सितंबर 2024 को अचानक से घर से गायब हो जाती है। अब जैसे ही वो लड़की गायब हो जाती है तो उसके परिवार वाले उसको सब जगह ढूंढने लगते हैं। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी बहन, उसकी जितनी भी सहेलियाँ थीं, फ्रेंड थीं और जितने रिश्तेदार थे, उन सब के लिए उन सब के घर पे जांच पड़ताल करती है। उसके भाई भी उसको हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर कि उनके परिवार वालों ने उस लड़की को ढूंढा ना हो। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आखिरकार वो संबंधित थाने यानी कि रेल बाज़ार थाने जाते हैं और वहाँ पर जाके उस बच्ची के लिए रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है, जो थाने के लोग होते हैं उनकी जो रिपोर्ट होते हैं उसको नहीं लिखते। दरअसल इस मामले को वो ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। लेकिन उसकी माँ क्या करती है, वो रोज़ाना थाने जाती है, बार बार सुबह शाम जाती है और दुहाई देती है कि साहब मेरी बच्ची खो गई है। आखिरकार पुलिस वालों की आंखें खुलती हैं और फिर वो एक मुकदमा दायर करते हैं, उनकी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिख लेते हैं। और इस मामले की जो जांच दी जाती है वो फैतुलगंज के जो चौकी इंचार्ज होते हैं गजेंद्र सिंह को दी जाती है। और दोस्तों, गजेंद्र सिंह से कहा जाता है कि इस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढो, क्योंकि इसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गजेंद्र सिंह क्या करते हैं, उसके परिवार वाले लोगों से उस लड़की का फ़ोन नंबर, फ़ोटो ये ले लेते हैं और वो लड़की किस किस के संपर्क में थी उन सभी का नंबर ले लेते हैं और उन सभी के नंबर को ट्रैकिंग पे डाल देते हैं, यानी कि सर्विलांस पे डाल देते हैं, ताकि कोई ना कोई ऐसी कड़ी तो खुले जो कि उस लड़की से जाके मिली। अब होता क्या है, गजेंद्र सिंह को एक जानकारी मिलती है, मतलब कि उस लड़की का जो है नंबर ऑन होता है और पता चलता है कि वो लड़की महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई के मांडवा इलाके में है। अब गजेंद्र सिंह क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं जिसमें 2-3 महिला पुलिस वाली होती हैं, 1-2 पुलिस वाले कांस्टेबल होते हैं, पुरुष पुलिस वाले होते हैं, और उस लड़की के भाई को भी लिया जाता है ताकि वो उस लड़की को पहचानने में उनकी मदद करे। अब गजेंद्र सिंह पूरी टीम के साथ एक गाड़ी उठाते हैं और उसको लेकर सीधे मुंबई के मांडवा इलाके में पहुंच जाते हैं। और मांडवा में जिस जगह पर उस लड़की का नंबर ऑन था उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उस लड़की को बरामद कर लेते हैं। मतलब कि वो लड़की मांडवा में गजेंद्र सिंह को मिल जाती है। और अब जैसे ही वो लड़की उनको मिलती है तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वालों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है, इसलिए तुम्हारे नाम पर एक मुकदमा दायर है और अब तुम्हें पहले ले जाकर कानपुर में मजिस्ट्रेट के सामने हम हाजिर करेंगे। उसके बाद जो भी हो तुम वो करो, जहाँ रहना है वहाँ रहो, क्योंकि जब तक तुम मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाओगी, हाजिर नहीं होगी, तब तक हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अब क्या होता है दोस्तों, अब वहाँ से उस लड़की को ले लिया जाता है और उसके बाद में चौकी इंचार्ज, उस लड़की का भाई और जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी वो और पुलिस कांस्टेबल आदमी थे उनको भी
गाड़ी में बैठा लिया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ से सफ़र होता है शुरू 1307 किलोमीटर दूर का, यानी कि 1307 किलोमीटर दूर, यानी कि जिस जगह पे वो मुंबई के मांडवा में वो लड़की पाई थी वहाँ से लेकर कानपुर के रेलवे बाजार जो पुलिस थाना था वहाँ तक का सफ़र था 1307 किलोमीटर दूर का। अब दोस्तों सफ़र शुरू होता है और सफ़र अब थोड़ी दूर का गुजरा ही होता है, मतलब कि 182 किलोमीटर वो गाड़ी चली ही होती है, मतलब कि मांडवा से नासिक तक वो गाड़ी पहुंचती है। उसी बीच में क्या होता है, जो इनका अधिकारी था गजेंद्र सिंह, उसकी नज़र उस लड़की की तरफ कुछ टेढ़ी होती है। अब इस नज़र को उस लड़की का भाई भी समझ जाता है, वो लड़की भी समझ जाती है, और जो पुलिस कांस्टेबल महिला और पुरुष थे वो सभी लोग समझ जाते हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गजेंद्र सिंह से कुछ कह सकें, क्योंकि गजेंद्र सिंह एक बड़ा अधिकारी था। अब बड़े अधिकारी से कोई कैसे कुछ कहे। अब क्या होता है, जैसे ही नासिक आता है तो नासिक में वो गाड़ी को रुकवा देता है, और जो लड़की का भाई था उससे कहता है वो पुलिस वाला कि ऐसा है, हमें झांसी से एक लड़की और बरामद करनी है, तुम ऐसा करो यहाँ पे उतर जाओ, हम तुम्हें कानपुर में मिल जाएंगे। तो वो कहता है लड़का, सर आप मेरी बात समझिए, मेरी बहन है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। तो वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी बहन हमारे पास तुमसे ज़्यादा सुरक्षित है, और हमें हमारे काम मत सिखाओ और हमारे काम में बीच में मत अड़ो, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। मतलब कि जो बड़ा अधिकारी होता है उस लड़की के भाई को डराता है, धमकाता है और फटकारता है और वहाँ से भगा देता है। अब उस लड़की का भाई क्या करता है, सीधे नासिक के रेलवे स्टेशन पे जाता है, वहाँ से कानपुर की टिकट लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। और अब दोस्तों पुलिस की गाड़ी नासिक से चलना शुरू होती है कानपुर की ओर। तो होता क्या है, जो गजेंद्र सिंह था, जो अधिकारी था, उस लड़की को अलग अलग जगह पे टच करना शुरू कर देता है और उससे अभद्र भाषा में बातें करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो लड़की इस चीज़ का विरोध करती है तो गजेंद्र सिंह क्या करता है, उसे डांटता है, फटकारता है और डराता है, और जो वो अपने घर से भागी थी इसके लिए बहुत गंदी गंदी बातें कहता है। अब जैसे ये गजेंद्र सिंह उस लड़की को डांट रहा था, फटकार रहा था, तो होता क्या है, वहाँ पे जो महिला सिपाही थी वो बोल पड़ती है। वो कहती है कि साहब आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इस लड़की की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है और हमें इसको बिल्कुल सेफ इसके घर तक पहुँचाना है, और आप इसको छू रहे हैं, इसके साथ गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको शोभा नहीं देता। अब दोस्तों जैसे ही ये महिला सिपाही जो है उस अधिकारी से ऐसे बोलती है तो उसके साथ में जो जेंट्स सिपाही होता है उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो भी उस लड़की के लिए उस इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन ये इंस्पेक्टर जो गजेंद्र सिंह था ये क्या करता है, उस महिला सिपाही और उस जेंट्स सिपाही इन दोनों को डांटता है और फटकारता है और शांत कर देता है, और उसके बाद वो उस लड़की के साथ फिर से गलत तरीके से छूना और गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। दोस्तों 182 किलोमीटर का जो साफ सुथरा सफ़र था वो अब ख़त्म हो चुका था, और अब जो पुलिस वाला था वो चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो कुछ कर दे। लेकिन इसके बाद अब एक और सफ़र शुरू होता है, और ये सफ़र होता है 1125 किलोमीटर का, यानी कि नासिक से लेकर कानपुर तक का। और 1125 किलोमीटर दूर के सफ़र में दोस्तों उस लड़की के साथ इतनी गंदी हरकतें होती हैं, वो लड़की के लिए ये जो सफ़र था उसके जीवन का सबसे दुर्भर सफ़र था, क्योंकि इसके साथ में इतनी गंदी हरकतें होती हैं, इतनी गंदी तरह से इसको छुआ जाता है, इससे बोला जाता है कि एक सभ्य नागरिक ऐसा कभी करने के लिए सोच भी नहीं सकता। और अब दोस्तों 1125 किलोमीटर का जो सफ़र था वो जैसे तैसे कट जाता है, और ये लोग 10 अक्टूबर 2024 को कानपुर के रेल बाजार थाने में पहुंच जाते हैं, और उसके दूसरे दिन इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गायब थी। तो वो लड़की बताती है कि मेरी ही कॉलोनी में रहने वाले एक लड़के से मैं प्यार करती थी, इसके बाद हमारे परिवार वाले क्या है हम लोगों की शादी नहीं होने देते, तो मैं उसी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरी उम्र 21 साल कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। अब मुझे अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहना था, मुझे इस लड़के के साथ रहना था, इसलिए मैं भाग गई। अब दोस्तों हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि जो लड़की है वो 18 साल के बाद शादी कर सकती है, और लड़का जो है वो 21 साल के बाद कर सकता है, और 21 साल के बाद ये चाहें जो चाहें वो फैसला अपने जीवन का ले सकते हैं। अब होता क्या है, मजिस्ट्रेट
इस लड़की से जो करने के लिए कहता है कानूनी प्रक्रिया, ये लड़की कर देती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़की जाती है अपने घर। अब जैसे ही ये अपने घर पे जाती है तो जो 1125 किलोमीटर का सफ़र था जिसमें इस लड़की के साथ उस दरोगा ने बदतमीजी की थी, बैड टच किया था, गलत गलत शब्द बोले थे, ये सारी बातें, ये सारी कहानी अपने भाई को सुना देती है। और जैसे ही ये लड़की ये पूरी कहानी अपने भाई को सुनाती है तो इसके भाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आती है। अब दोस्तों उसका भाई क्या करता है, उसका भाई क्या है, पुलिस स्टेशन जाता है और उस दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं और उस इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाते। लेकिन उसका भाई मानता नहीं है। वो क्या करता है, बड़े अधिकारियों तक जाता है, उनसे भी ये सारी बातें कहता है। लेकिन जैसे ही बड़े अधिकारियों तक ये वाली बात पहुँचती है तो वो बड़े अधिकारी क्या करते हैं, वो जो गजेंद्र सिंह के साथ में जो महिला पुलिस कांस्टेबल और दूसरे पुलिस कांस्टेबल गए थे, पुलिस कांस्टेबल गए थे, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये जो लड़का जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो जो महिला पुलिस कांस्टेबल और जो पुलिस कांस्टेबल थे वो साफ साफ कह देते हैं कि जी सर, जो कहा गया है वो बिल्कुल सही गया है, क्या कहा गया है आपसे। अब दोस्तों क्या होता है, ये बात तूल ना पकड़ ले, ये फैल ना जाए, तो चुपचाप से 15 अक्टूबर 2024 को गजेंद्र सिंह जो इंस्पेक्टर था उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि दीवालों के भी कान होते हैं। ये बात क्या है, थोड़ी थोड़ी करके इतनी फैल जाती है। पहले तो ये सोशल मीडिया पर फैलती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब जगह फैलती है। और उसके बाद जो बड़े बड़े मीडिया पोर्टल थे, जो चैनल थे, उनके वेब पेज पर भी ये सारी बात सामने आ जाती है कि एक इंस्पेक्टर जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक लड़की को ढूंढे, अब उस इंस्पेक्टर ने उस लड़की को ढूंढ तो लिया, लेकिन उसके बाद मुंबई से लेकर कानपुर तक गलत टच किया, यानी कि बैड टच किया, उसके साथ गंदी हरकतें की और उससे बहुत अभद्र भाषा में बात भी की। और अब दोस्तों जैसे ही ये मामला बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है तो क्या होता है, 21 अक्टूबर 2024 को इसको सस्पेंड कर दिया जाता है और ये मामला और आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात आगे बढ़ने वाली थी तो क्या होता है, ये जो गजेंद्र सिंह था, इसकी पत्नी का नाम है प्रियांशी चौधरी, और प्रियांशी चौधरी की शादी इससे 22 अप्रैल 2023 को हुई थी। प्रियांशी चौधरी क्या करती है, वो सीधे बड़े अधिकारियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि सर, मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों होता क्या है, दरअसल प्रियांशी चौधरी जो थी वो शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति गजेंद्र सिंह के साथ कानपुर में आकर रहने लग जाती है। अब जब वो अपने पति गजेंद्र सिंह के साथ कानपुर में आकर रहने लगती है तो उसको अपने पति गजेंद्र सिंह का असली चेहरा सामने नजर आता है। दरअसल होता क्या था, जो गजेंद्र सिंह था उसके कई सारी लड़कियों के साथ में अवैध संबंध थे और वो उन सभी से फ़ोन पर बातें किया करता था। अब जब प्रियांशी चौधरी इस बात के लिए उसे रोका करती थी तो वो क्या करता था, उसे डांटता था, फटकारता था और उसके कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया करता था और कहता था कि ज़्यादा मेरे काम के बीच में बोलो मत और मेरी लाइफ में ज़्यादा ताकने झाँकने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि इसका कई सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध है, यहाँ तक कि एक पुलिस कांस्टेबल, महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ भी इसका गलत संबंध है और ये और भी कई लड़कियों के साथ में ज़बरदस्ती फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता है। जब आप इसके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना नीच आदमी है और महिलाओं के लिए इसकी सोच कितनी गंदी है। और दोस्तों वो कहती है कि ये आदमी जो है महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। अब दोस्तों अब होता क्या है, पहले तो ये लाइन हाजिर हुआ, उसके बाद में इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस आदमी की वजह से क्या है, जो उत्तर प्रदेश की जो छवि है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उत्तर प्रदेश की छवि के साथ साथ ये बात उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी जी के ऊपर भी आ गई है। दरअसल होता क्या है, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ बहुत अच्छी है और अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर कोई भी लड़की को छेड़ता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। कई बार तो उनके पैरों में गोली मार दी गई है और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कि लड़कियों का कत्ल किया है, उनका एनकाउंटर करके भी मार दिया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये इंस्पेक्टर है, इसने अपनी पद का बहुत गंदा उपयोग किया और उस लड़की के साथ में
गलत हरकतें की। अब योगी जी इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, दरअसल होता क्या है, सोशल मीडिया पर ये शोर मच रहा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी। इसको सिर्फ पुलिस थाने ही भेजेगी या जेल भी भेजेगी या इसके आगे भी कोई कार्रवाई होगी। दरअसल अभी केस चालू है, अब वो केस चला तो हो सकता है कि ये जेल जाए या ना जाए, वो समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। और बताना क्या था कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं। दरअसल ये महिला क्या करती है, ये जो लड़की थी अपने आशिक के साथ भागी थी, वो अपने परिवार को बिना बताए वहाँ से भाग गई थी। अगर वो उससे प्यार करती थी तो वो अपनी माता से, अपने भाइयों से साफ साफ कह देती कि देखिए मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इससे प्यार करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। तो हो सकता है कि उसके परिवार वाले शायद उसकी खुशी के लिए उसका साथ देते, लेकिन ये क्या करती है, अपने आशिक के साथ भाग गई। अब एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर इसके माँ और भाई इसके साथ खड़े हुए थे। अब ये लड़की वहाँ पे भाग के गई थी मुंबई और वहाँ पे इसके साथ कुछ गलत हरकत हो जाती, फिर क्या होता, कौन देखता, कोई नहीं देखता। इसीलिए मोस्टली महिलाओं से ये वाली बात है कि बिना सोचे समझे कभी भी कोई कदम ना उठाएं। अगर आपके मन में कोई बात है, आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं, क्योंकि परिवार वाले कभी भी कोई गलत काम नहीं करते अपने बच्चों के लिए, वो हमेशा अपने बच्चों का भला सोचते हैं। और अब आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।